प्यारे बच्चों, वेलकम बैक अगेन टू एड्यू वाइब। कैसे हो आप सब लोग? एड्यू वाइब इज द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू आपकी लर्निंग बनती है और इंटरेक्टिव और मजेदार। तो बच्चों, इस सीरीज में हम लोग कवर अप कर रहे हैं आपकी क्लास 8 एनसीईआरटी सोशल साइंस की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक, जिसका एक चैप्टर ऑलरेडी कवर अप है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ और देख कर आओ और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। करेंटली हम लोग चैप्टर 2 को कवर अप कर रहे हैं, जिसको हमेशा की तरह हमने पार्ट्स में डिवाइड करा है। 9 पार्ट्स कवर अप हो चुके हैं, सब के सब डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड हैं और अभी हम लोग चल रहे हैं पार्ट 10 की तरफ। तो चलते हैं। अभी तक हमने लैंड, सॉइल, वाटर के बारे में तो सब कुछ जान लिया और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का। तो अब इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले क्या समझना जरूरी है कि किस तरीके से नेचुरल वेजिटेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे अर्थ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि कहाँ कहाँ पे कैसी तरीके की नेचुरल वेजिटेशन है। ठीक है, तो किसी भी वेजिटेशन की ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है? वहाँ के टेम्परेचर और मॉइस्चर पे, कि उस जगह का टेम्परेचर कैसा है और वहाँ का मॉइस्चर कैसा है। जो हमारे पास मेजर वेजिटेशन है वर्ल्ड में, वो कौन कौन सी है? फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं, स्क्रब्स हैं और तुंद्रा है। फॉरेस्ट क्या होते हैं? बड़े बड़े ट्रीज। फिर ग्रासलैंड्स जो कि खुली ग्रास की लैंड्स होती हैं, स्क्रब्स यानी छोटे प्लांट्स, और फिर तुंद्रा भी काइंड ऑफ छोटे प्लांट्स ही होते हैं। ठीक है, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है वहाँ पर बहुत बड़े ट्रीज ग्रो होते हैं। ठीक है, और वो फॉरेस्ट एसोसिएट करते हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई भी बहुत ज़्यादा हो, जिनको हम रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ग्रीन, काफ़ी ज़्यादा हाई मॉइस्चर वाले एरिया में होते हैं। और जैसे जैसे हम उस एरिया में जाएंगे जहाँ पर मॉइस्चर कम होगा, जहाँ पे पानी कम होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली ट्रीज की हाइट भी कम होती जाएगी। ठीक है, वो शॉर्ट होते जाएंगे और ग्रासेस ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो ग्रासलैंड्स मोस्टली कहाँ होती हैं? जहाँ पे रेनफॉल थोड़ी मॉडरेट होती है। ठीक है जी, तो एक तरीके से ट्रीज की लेंथ कहाँ पे किससे डिपेंड होती है? एज पर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल और वाटर। और जो थॉर्नी स्क्रब्स होते हैं, ठीक है, जो कि ड्राई एरियाज में ग्रो होते हैं, जैसे कैक्टस हो गए, ये सब हो गए, ये सब ड्राई एरियाज में ग्रो होते हैं। ठीक है, यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, इनकी रूट्स काफ़ी डीप होती हैं और थॉर्नी होती हैं और वैक्सी होती हैं। उससे क्या होता है? रूट्स डीप होने की वजह से कि मिट्टी का पानी ये लोग रिटेन कर पाते हैं और उससे ये झेल पाते हैं। और जो तुंद्रा वेजिटेशन होती है वो मोस्टली ठंडे इलाकों में होती है, पोलर एरियाज में होती है। ठीक है, जो कि मॉसेस और लिचन्स के ही फॉर्म में होती है या फिर कॉनिफरस ट्रीज में होती हैं। ठीक है, टुडे देयर आर मेनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर 2 centuries बैक। अब ये तो सच्चाई है कि टाइम के साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब ज़्यादा पॉपुलेशन है एज फार एज कम्पेयर टू 2 centuries बैक। 2 centuries यानी कि 200 years पहले से। ठीक है, टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड। अब इसके लिए सिर्फ एक ही सॉल्यूशन बनता है भाई, जब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो जो फॉरेस्ट है उसको काट दिया जाएगा। और इस वजह से फॉरेस्ट कवर टाइम टू टाइम काफ़ी ज़्यादा वैनिश हो रहा है, ख़त्म हो रहा है और इसको कंजर्व करना ज़रूरी है। आपने एक पैटर्न नोटिस अब तक कर लिया होगा, जब हम हर एक पार्ट को, हर एक नेचुरल रिसोर्स को कवर कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं हर एक नेचुरल रिसोर्स खतरे में है और उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो इसको भी बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ठीक है, चलो, तो अब हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम इसको बचा सकते हैं? जो फॉरेस्ट है वो हमारी वेल्थ है, हमारी वेल्थ यानी हमारा सब कुछ है। ठीक है, वो हमें शेल्टर देते हैं, एनिमल्स को बचाते हैं, इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, क्लाइमेट चेंज को बचाते हैं और सब कुछ कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रोटेक्टिव लेयर बनते हैं। लेकिन चेंजेस ऑफ क्लाइमेट एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस यानी हमारी नोक-झोंक की वजह से, हमारी कुछ गलतियों की वजह से हम इसको कहीं ना कहीं खो रहे हैं, हम कहीं ना कहीं इसको हार्म कर रहे हैं और काफ़ी स्पीशीज़ वल्नरेबल हो गई। वल्नरेबल यानी कि बहुत ज़्यादा डेंजर में है और कुछ इंडेंजर्ड है, यानी पहले ही खतरे के निशान पे है कि अगर इनको बचाया नहीं गया तो एक टाइम पर आकर ये ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और कुछ एक्सटेंट हो ही चुकी हैं, कुछ ख़त्म ही हो चुकी हैं। तो इसीलिए इसको समझना और इसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किस वजह से हम इसको लॉस कर रहे हैं? अगेन कुछ वही सेम है, डिफॉरेस्टेशन,
सॉइल का इरोजन हो जाना, कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़्यादा अमाउंट में, फॉरेस्ट फायर, सुनामी, लैंडस्लाइड्स, ये कुछ ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बच्चों हम लोगों की जो लैंड है वो टाइम टू टाइम खराब हो रही है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम इसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक अगेन वो नेचुरल फैक्टर है जो कि इकोसिस्टम को बना रहा है। भाई लैंड भी ठीक है, एयर भी ठीक है, वाटर भी ठीक है, लेकिन बच्चों ये भी तो ज़रूरी है कि जो उसके बैलेंस को मेंटेन कर रहे हैं, हमारी वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, उसको भी तो बचा लें, ठीक है। दे एक्सलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। एक्सलरेट यानी कि इंक्रीज कर देते हैं और बढ़ा देते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मेजर कंसर्न इज द पोचिंग विच रिजल्ट इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। पोचिंग यानी कि एनिमल्स को हंट करना या उनको कैप्चर करके रखना उनके सामान के लिए, जैसे लेदर के लिए या फिर कुछ और इलीगल ट्रेड, जैसे कि क्या, हाइड, स्किन, नेल्स, टीथ, हॉर्न्स एज वेल एज फेदर्स, जिसमें हम इनको पोच करते हैं, अपने पास रखते हैं और इनके साथ एक तरीके से गलत वे में इन सब चीज़ों को लेकर आते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं, सिर्फ किस लिए, फॉर मनी। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो कि बहुत ज़्यादा पोच होते हैं वो है टाइगर, और इसलिए टाइगर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी है। अगर इसको नहीं बचाया तो आने वाले टाइम में हमारे पास टाइगर रहेगा ही नहीं, ठीक है। और वो टाइगर बहुत ज़रूरी है, आपको पता है नेशनल एनिमल भी है, ठीक है ना, तो इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। फिर लायन के साथ भी ऐसा करते हैं, एलिफेंट्स को करते हैं किस लिए, उनकी टक्स के लिए, जो उनके टीथ होते हैं उनके लिए। डियर को करते हैं उनके हॉर्न्स के लिए, ठीक है। ब्लैक डक, क्रोकोडाइल को भी करते हैं, राइनोसोरस, और भी कई सारे हैं जैसे कि हैं आपका स्नो लेपर्ड, ऑस्ट्रिच, पिकॉक, इन सब के साथ हम लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं जो कि गलत है, जिनको बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दीज कैन बी कंजर्व्ड बाय इंक्रीजिंग अवेयरनेस, और सिर्फ कैसे बचा सकते हैं, अवेयरनेस बना के, लोगों को बता के कि ये सब करना बहुत ही गलत होता है, ठीक है। नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, क्या क्या हम बना सकते हैं, नेशनल पार्क्स बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना सकते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बना सकते हैं, जिन सबसे हमारी नेचुरल वेजिटेशन प्रोटेक्ट हो पाएगी, हम उसको बचा पाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अपनी क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड्स को भी बचाना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी टाइम के साथ डिप्लीट हो रही है और इन सब पर ये बेचारे डिपेंडेंट हैं, तो इनको बचाओ, साथ साथ उनको भी बचाओ, ये बहुत ज़रूरी है। ये बैलेंस है इन्वायरमेंट का जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है। इवन ह्यूमंस भी तभी एग्जिस्ट कर रहे हैं जब तक कि ये बैलेंस है, लेकिन हम लोग इस बैलेंस को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बैलेंस को हम लोग बनाए रखें, क्योंकि अगर ऐसा करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब जो हमने चैप्टर 1 में देखा था कि जो वो उसे सपना आया था ना कि सब कुछ खत्म हो गया, वो सच्ची में सच हो जाएगा, ठीक है जी। और हमें ये जो हमने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है इसको भी समझना ज़रूरी है। ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग, इनडिस्क्रिमिनेट यानी कि बिना सोचे समझे, बिना कोई दयालु भाव रख के जिस तरीके से हम लोगों इनको, बर्ड्स को, एनिमल्स को मार देते हैं, उसकी वजह से वो एक्सटेंट हो गई हैं या फिर ऑन द वर्ज यानी कि उस पड़ाव पर हैं कि अब अगर ये कंटिन्यू रखा तो एक्सटेंट हो ही जाएंगी, ठीक है। साथ ही साथ कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम जिससे कि लोगों को पता चल पाए कि कैसे इन सबको बचा सकते हैं, वो हमें करने पड़ेंगे। जैसे कि एक प्रोग्राम है वन महोत्सव, जिसमें प्लांटिंग ट्रीज़ को हम बहुत ज़्यादा वो देते हैं ताकि वो कम्युनिटी लेवल पे हम उसको कर सकें, स्कूल के बच्चे भी इनकरेज हो पाएँ कि ये सब चीज़ें कितनी इम्पॉर्टेंट है और इन्हें बचाना क्यों ज़रूरी है। बर्ड वॉच यानी कि बर्ड्स को देखना, नेचुरल पार्क्स में जाना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जाना, वहाँ पर जाके इन सबको समझें कि ये सब हमारी लाइफ ऑफ द पार्ट है, ये कितनी सुंदर बनाती है इन सब चीज़ों को और इनको बचाना कितना ज़रूरी है, ठीक है। कई कंट्रीज़ ने अब लॉ भी पास कर दिए हैं, पूरे लीगल लॉज हैं जिससे कि बर्ड्स और एनिमल्स को मारना सख्त तरीके से मना हो गया, ठीक है। यहाँ तक कि इंडिया में भी लायन, टाइगर, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड पिकॉक्स को मारना इलीगल हो चुका है, ठीक है। तो ये सब समझना बहुत ज़रूरी है, इनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अवेयरनेस को ग्रो करना ज़रूरी है।
और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है CITES, उसने एक लिस्ट बनाई है उन बर्ड्स और उन स्पीशीज की जो कि टाइम के साथ कहीं ना कहीं प्रोहिबिटेड कर दी गई है, जिन पे ट्रेड करना, जिनको बेचना अपने पैसे अपने मुनाफे के लिए बंद कर दिया गया, ठीक है। और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एक एथिकल ड्यूटी है, एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है जिसको फॉलो करना हर एक सिटीजन का राइट है। नेचुरल पार्क क्या होते हैं? नेशनल पार्क वो नेचुरल एरिया होते हैं जहाँ पे इकोलॉजिकल फैक्टर्स यानी कि वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन को हम प्रोटेक्ट करते हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है जी। तो एक तरीके से आप ये समझ पा रहे हो कि जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है वो भी खतरे में है। कुछ प्लांट्स और एनिमल्स एक तरीके से बेचारे एक्सटेंट पे ही आ रहे हैं, तो उनको बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी एक पॉइंट आता है, वो होती है सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज लिंक्ड थ्रू ग्लोबल नेटवर्क, यानी जिसपे अराउंड द वर्ल्ड हम ध्यान रखते हैं, जो कि ये बताता है कि कैसे रिलेशनशिप बनता है बिटवीन फ्लोरा एंड फौना और उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ये कुछ और भी उन्होंने छोटे छोटे आपको अराउंड द बुक कुछ फिगर्स दे रखे हैं एनिमल्स के, जो कि ज़्यादातर इस समय खतरे के निशान के ऊपर है और उनको बचाना ज़रूरी है। अभी हमने एक टर्म पढ़ा था CITES, तो समझते हैं CITES क्या है। CITES कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा है। ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कि कुछ गवर्नमेंट्स के बीच में हुआ है, और वो क्या कहती है कि जो ट्रेड होता है एनिमल्स का, उनको जो बेचा जाता है किसी वजह से, वो बहुत ही खतरनाक है और उनकी वो चीज़ों को रोकना पड़ेगा और किसी भी तरीके से उनके ऊपर कोई भी खतरा नहीं आना चाहिए। रफली 5000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स यानी कि 5000 एनिमल की स्पीशीज और 28,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हम उससे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स क्या हैं? बियर्स, डॉल्फिन्स, कैक्टी, कोरल्स, ऑर्किड्स एंड एलॉयज। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम इस कन्वेंशन के थ्रू प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं, और बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर बच्चों हम लोगों ने इसको स्ट्रिक्ट नहीं करा तो ऑफ कोर्स इसके नुकसान ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इसी के साथ साथ बच्चों हम लोगों का ये चैप्टर होता है एंड, जिसमें हमने सारे रिसोर्सेज के बारे में समझा, लैंड के बारे में समझा, सॉइल के बारे में समझा, वाटर के बारे में समझा और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में समझा, और ये भी समझा कि इन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी हो गया है, ठीक है। अब हम कहाँ चलते हैं? हम लोग चलते हैं अपने एक्सरसाइजेस के पार्ट की तरफ। हम लोग ये देखते हैं कि अभी तक एक्चुअल में हमने जो पढ़ा है वो हमें कितना गुजारा है, ठीक। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी क्वेश्चन आंसर्स, तो हम इसको देखते हैं। What are the two main climatic factors responsible for soil formation? ऐसे दो climatic factors जिसकी वजह से soil formation इफेक्ट होती है। तो पहला है टेम्परेचर, कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, और दूसरा क्या है? रेनफॉल, कि वहाँ पे कितनी रेनफॉल होती है। तो ये हैं आपके वो दो फैक्टर्स, ठीक है। लिस्ट या राइट एनी 2 रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। आज की डेट में अगर लैंड डिग्रेड हो रही है, खराब हो रही है, तो किस वजह से हो रही है? तो क्या वो तरीके हैं? एक तो हो गया ओवर ग्रेजिंग, है ना भाई, जो हमने पढ़ा था। और क्या हो सकता है? और हो सकता है डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। और भी हम कुछ ले सकते हैं, बट ये दो मेन है। पहला है डिफॉरेस्टेशन और फिर है ओवर ग्रेजिंग। नेक्स्ट इज वाई इज लैंड कंसिडर एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों है? तो लैंड एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इसलिए है क्योंकि लैंड ही वो रिसोर्स है जिसके थ्रू हम लोग अपनी बिल्डिंग्स, रोड्स, एग्रीकल्चर और सारी एक्टिविटीज करते हैं। हम लोग रहते ही किस पे हैं? लैंड पर, ठीक है। नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे 2 स्टेप्स जो कि गवर्नमेंट ने लिए हैं। हम लोगों ने नेशनल पार्क्स बना दिए हैं जिसकी वजह से इसको हम बचा पा रहे हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बना दी हैं, इवन दो हमने बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाए हैं। तो ये सब कुछ पार्ट्स हैं जो कि कुछ तरीके हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिए हैं, किसके लिए? टू कंजर्व एंड टू प्रोटेक्ट दीज प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट इज सजेस्ट 3 वेज टू कंजर्व वाटर। ऐसे 3 वेज जिसकी वजह से आप पानी को बचा सकते हो। पहले तो ओवर यूज ना करके,
दूसरा उसको पॉल्यूशन से बचाकर, और तीसरा क्या कर सकते हो, जो भी वेस्ट हम लोग पानी में डालते हैं उसको ना डालकर। ठीक है, तो कोई भी 3 वेज जो भी आपके दिमाग में आते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब हम आते हैं कहाँ, टिक द करेक्ट आंसर पे। तो फर्स्ट टिक द करेक्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इनमें से क्या ऐसा है जो कि सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर नहीं है। टाइम, सॉइल टेक्सचर या ऑर्गेनिक मैटर, इट इज सॉइल टेक्सचर, क्योंकि सॉइल टेक्सचर तो आई किससे रहा है, पेरेंट रॉक के बेस पे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स, कि सॉइल इरोजन नहीं हो रहा है स्टीप स्लोप्स पर, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, शेल्टर बेल्स, मल्चिंग या टेरेस कल्टीवेशन। टेरेस कल्टीवेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इनमें से क्या है जिससे कि नेचर कंजर्व नहीं होगा, स्विच ऑफ द बल्ब व्हेन नॉट इन यूज, क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग, या डिस्पोज पॉली बैग्स आफ्टर शॉपिंग। डिस्पोज पॉली बैग्स, क्योंकि पॉली बैग्स जो हैं वो पॉलीथीन से बनते हैं जो कि प्लास्टिक है, विच इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो वो गलत है। तो फर्स्ट का आंसर है बी, सेकंड का आंसर सी, और थर्ड का आंसर भी सी। आगे बढ़े, चलो जी चलते हैं। अब है मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है आपका लैंड यूज। लैंड यूज क्या होता है, प्रोडक्टिव यूज ऑफ लैंड। नेक्स्ट इज ह्यूमस। Humus is organic matter deposited on the top of soil. Then is rock dams. Rock dams prevents soil erosion. And biosphere, narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. तो first का आंसर क्या है, C, second का आंसर D, third का आंसर A and fourth का आंसर B। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स। अगर ट्रू है तो क्यों है? फर्स्ट इज गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन। दिस इज ट्रू। और क्यों है ऐसा? क्योंकि यहाँ पर जो सॉइल है वो काफ़ी फर्टाइल है, क्लोज टू द रिवर है, तो जो रहने की कंडीशंस है वो काफ़ी एडुकेट है। वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। येस, इट इज डिक्लाइनिंग। और क्यों डिक्लाइन हो रही है? क्योंकि हम वाटर को दिन ब दिन खराब कर रहे हैं। ठीक है। रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन द कोस्टल एरियाज टू चेक द विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। दिस इज फॉल्स, इट इज कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, उसको हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन द इकोसिस्टम। उससे इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा? नहीं, उससे इकोसिस्टम एक्चुअली मेंटेन नहीं रहेगा। ठीक है। अब है आपकी एक्टिविटी। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ और रीजंस निकालने हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर चेंजेस ऑफ लैंड यूज पैटर्न, कि लैंड क्यों बदल रही है उनको समझने के रीजंस दिखाने हैं। ठीक है। और जो भी लैंड में यूज में जो भी चेंजेस आपके आसपास हुए हैं वो आप भर सकते हो, कि जैसे जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स 30s में थे तो कितनी कैटल थी, कितने ट्रीज थे, क्या ऑक्यूपेशन थी, ठीक है, कितनी कार्स थी, रूम्स थे, कितने रोड्स, फ्लाईओवर्स, पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स थे, वो सब आप भर सकते हो। कि पहले आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे, फिर आपके पेरेंट्स के टाइम पे, फिर आप ये समझते हो ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कुछ ओपन एरियाज को हमने उसके टाइम के साथ डिसअपियर यानी ख़त्म किया या नहीं। ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ट्राई कर सकते हो बच्चों, और समझ सकते हो कि किस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही हैं। दिस इज़ अ फन एक्टिविटी जो आप खुद ट्राई कर सकते हो फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ इट हैज़ बीन गोइंग ऑन। और इसके साथ साथ आप आने वाले फ्यूचर को भी देख सकते हो, क्योंकि जब आप इस टेबल को भरोगे, जब आप इस टेबल को समझोगे, तो आप देखोगे कि आने वाले 20 ईयर्स में और क्या हो सकता है, क्या जो हमारी सिचुएशन है वो इससे वर्स्ट जाएगी या हम अवेयर होकर उसको और बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और ये भी सोचो कि लैंड के पैटर्न्स क्यों बदल रहे हैं। शायद इसलिए बदल रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम लोगों की नीड्स बढ़ रही है, हमारी रिक्वायरमेंट्स बदल रही हैं। ठीक है जी। सो विद दैट हम लोगों का चैप्टर 2 की जर्नी होती है एंड, जिसको हमने 10 पार्ट्स में कवर अप करा है। और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड थैंक यू बच्चों, बाय बाय।